नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं शैलेश कुमार पांडे। मैं बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर फॉरेस्ट्री का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर आप लोगों के बीच लेकर के आया हूँ, एग्रो फॉरेस्ट्री। मेरे प्यारे मित्रों, सबसे पहले हम एग्रो फॉरेस्ट्री का डिफिनीसन देख लेते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, यह जो इसका डिफिनीसन है एग्रो फॉरेस्ट्री का, सबसे पहले एग्रो फॉरेस्ट्री की हिंदी जान लेते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री की हिंदी जो है वह कृषि वानिकी है। मेरे प्यारे मित्रों, सबसे पहले हम इसकी डिफिनीसन को जान लेते हैं। इसका जो डिफिनीसन है, इसका जो परिभाषा है वह यह है कि एक ही भूमि पर तीनों चीज़ों को करना, एग्रीकल्चर, पशुपालन एवं फॉरेस्ट्री मतलब वानिकी, जिससे समय की बचत होती है, एक एवं एक ही समय में कर सकते हैं, उसे ही कृषि वानिकी कहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, फिर से एक बार इस डिफिनीशन को सुन लेते हैं। एक ही भूमि पर तीनों चीज़ों को करना, कृषि, पशुपालन एवं वानिकी, जिससे हमें समय की बचत होती है एवं एक ही समय में कर सकते हैं, उसे ही कृषि वानिकी कहते हैं। और कृषि, फिर दूसरा जो इसका डिफिनीशन है उसको भी देख लेते हैं। कृषि वानिकी भूमि प्रबंधन की प्रवृत्ति है। कृषि वानिकी भूमि प्रबंधन की प्रवृत्ति है, जिसके अंतर्गत काष्ठीय बहुवर्षीय वृक्षों, फसल उत्पादन एवं पशुपालन को एक ही साथ कर सकते हैं, जिसे हम कृषि वानिकी कहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, सबसे पहले फिर से दोबारा इस डिफिनीशन को देख लेते हैं। कृषि वानिकी भूमि प्रबंधन की प्रवृत्ति है, जिसके अंतर्गत काष्ठीय बहुवर्षीय वृक्षों, फसल उत्पादन और पशुपालन को एक ही साथ व क्रमबद्ध एवं निश्चित भूमि में किया जाता है, इसे ही हम एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, जैसे कि हम इस डिफिनीशन का अर्थ समझते हैं कि इस डिफिनीशन का अर्थ यही है कि जैसे कि एक ही भूमि पर पशुपालन भी करना, कृषि भी करना और वानिकी मतलब बहुवर्षीय वृक्ष जो होते हैं, जैसे आम, नीम, बरगद इत्यादि, महुआ इत्यादि चीज़ों का पौधा हो गया जो कि बहुवर्षीय होते हैं। और उसके बाद फसल उत्पादन, गेहूँ, चावल, मक्का इत्यादि फसलों का उत्पादन करना। उसके बाद पशुपालन, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी इत्यादि चीज़ों का पालन करना, ये एग्रो फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आता है। मेरे प्यारे मित्रों, इस डिफिनीशन को याद करने का एक छोटा सा हमने ट्रिक भी बनाया है। मेरे प्यारे मित्रों, सीधा सीधा हम देख सकते हैं यहाँ पे फॉरेस्ट्री प्लस एग्रीकल्चर, इसे फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं। फॉरेस्ट्री प्लस एग्रीकल्चर प्लस एनिमल हस्बेंड्री इक्वल टू एग्रो फॉरेस्ट्री। मेरे प्यारे मित्रों, इसका मतलब हो गया वानिकी, एग्रीकल्चर मतलब कृषि, इसका मतलब एनिमल हस्बेंड्री का मतलब पशुपालन इक्वल टू कृषि वानिकी। मेरे प्यारे मित्रों, फॉरेस्ट्री प्लस एग्रीकल्चर प्लस एनिमल हस्बेंड्री इक्वल टू एग्रो फॉरेस्ट्री। प्यारे मित्रों, इसको फॉरेस्ट्री ही बोलेंगे इसलिए जिससे कि जो डिफिनीशन, जो ये ट्रिक है वो आसानी से बैठे। मेरे प्यारे मित्रों, फिर हम आते हैं कृषि वानिकी, एडवांटेज ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। एडवांटेज ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री because it provides मेरे प्यारे मित्रों, सबसे पहले हम देख लेते हैं नंबर 1, मानव एवं जंतुओं के लिए खाद्य, ईंधन, चारा एग्रो फॉरेस्ट्री से ही पूर्ति होती है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, हम इसको जान सकते हैं कि जैसे कि मानव एवं जंतुओं के लिए खाद्य, देखिए खाद्य भी हमें प्राप्त होता है एग्रो फॉरेस्ट्री के अंतर्गत। उसके बाद ईंधन भी, लकड़ी भी प्राप्त होती है, चारा भी पशुओं के लिए प्राप्त होता है, एग्रो फॉरेस्ट्री से इसकी पूर्ति होती है।
मेरे प्यारे मित्रों, पर्यावरण प्रदूषण को भी एग्रो फॉरेस्ट्री कम करता है। दूसरे नंबर पे हम देख सकते हैं पर्यावरण प्रदूषण को भी एग्रो फॉरेस्ट्री कम करता है। नंबर 3 पे हम आते हैं, मृदा क्षरण को भी कम करता है। मेरे प्यारे मित्रों, यह मृदा अपरदन को भी कम करता है। मृदा अपरदन की डिफिनीशन हम जान लेते हैं। मृदा अपरदन होता क्या है? मृदा अपरदन होता है मिट्टी के कटाव एवं बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, मिट्टी के कटाव एवं बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, नंबर 4 पे हम देख लेते हैं, कृषि वानिकी पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखता है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, कृषि वानिकी पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखता है। उसके बाद मेरे प्यारे मित्रों, नंबर 5 पे आते हैं, कृषि वानिकी से प्रति इकाई भूमि द्वारा अधिक उत्पादन किया जा सकता है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, ये भी बात सही है। कृषि वानिकी से प्रति इकाई भूमि द्वारा अधिक उत्पादन किया जा सकता है और अच्छी आय की प्राप्ति की जा सकती है। मेरे प्यारे मित्रों, नंबर 6 पे देख लेते हैं, कृषि वानिकी पद्धति में वृक्षों के लगने के कारण लू, तेज वायु, पाला, ओला आदि प्रकृति प्रकोप से सुरक्षा प्रदान करता है। हाँ मेरे प्यारे मित्रों, ये भी बात सही है, क्योंकि इसमें जो है देखा जाए आंधी तूफान और उसके बाद ओला हो गया या पाला हो गया, कहीं ना कहीं वृक्षों को लगा करके रोका जा सकता है कि जैसे जो प्राकृतिक आपदा आती है उससे हम बच सकते हैं। प्राकृतिक आपदा से हम बच सकते हैं। नंबर 7, लोगों को रोजगार की प्राप्ति होती है। लोगों को रोजगार की प्राप्ति होती है। 8वें नंबर पे हम देख लेते हैं, निरंतर आय की प्राप्ति होती है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, बात सही, निरंतर आय की प्राप्ति होती है, जिससे कि जैसे इसमें एनिमल हस्बेंड्री भी आता है, पशुपालन, कि एक किसान पशुपालन करके उससे उसका दूध उत्पादन करके उससे जो दूध से बनी सामग्री होती हैं उसे बना करके मार्केट में सेल कर सकता है और अच्छी आय की प्राप्ति डेली कर सकता है। मेरे प्यारे मित्रों, नंबर 9 पे देख लेते हैं, मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कृषि वानिकी से प्राप्त होती है। मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कृषि वानिकी से प्राप्त होती है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, कि जैसे उसे डेली आहार के लिए दूध चाहिए, अनाज चाहिए खाने के लिए, इत्यादि चीज़ों की पूर्ति एग्रो फॉरेस्ट्री से ही होती है। और मेरे प्यारे मित्रों, फिर कृषि वानिकी क्यों आवश्यक है? मेरे प्यारे मित्रों, इसको भी देख लेते हैं, कृषि वानिकी क्यों आवश्यक है। नंबर 1, कृषि एवं संबंधित उद्योगों के लिए कच्चा माल की पूर्ति के लिए अति आवश्यक है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, कृषि वानिकी उद्योगों के कच्चा माल के लिए अति आवश्यक है। इसलिए क्योंकि सबसे पहले कहीं ना कहीं देखा जाए तो जब हमारा देश गुलाम हुआ था तो अंग्रेज जो थे वो भारत में आए थे। सबसे पहले वो कच्चा वहाँ उनको अपने जो उनका जो फैक्ट्री वगैरह था उसके लिए कच्चा माल चाहिए था। वो कच्चा माल की पूर्ति के लिए वह यहाँ से भारत से ही कच्चा माल लेते थे और फिर ट्रांसपोर्ट करते थे अपने देश के लिए। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, हम लोगों को गुलाम बना करके और अपने प्लांट को यहाँ पे लगा दिए और वो उद्योगों के लिए कच्चा माल यहाँ से प्राप्त करते थे और यहाँ से उठाते थे। उसके बाद उनको आसानी से और सस्ते में कच्चा माल मिल जाता था। दूसरी चीज़ देखते हैं, जल एवं वायु प्रदूषण कम करने के लिए आवश्यक है। जल एवं वायु प्रदूषण कम करने के लिए आवश्यक है। नंबर 3, मृदा क्षरण को कम करने के लिए आवश्यक है। जी हाँ, मृदा क्षरण को कम करने के लिए आवश्यक है। चौथा, भूमि की उपयोगी क्षमता को बढ़ाने के लिए अति आवश्यक है। भूमि की उपयोगी क्षमता को बढ़ाने के लिए अति आवश्यक है। भूमि की उपयोगी क्षमता एवं उर्वरता को कायम रखने के लिए अति आवश्यक है। नंबर 5 पे देख लेते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र की संतुलन को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। पारिस्थितिकी तंत्र को
संतुलन बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। उसके बाद मेरे प्यारे मित्रों नंबर 6 पे देख लेते हैं। भारत की जनसंख्या में कुल 48% गरीबी रेखा से नीचे हैं। भारत की जो जनसंख्या है उसमें कुल 48% गरीबी रेखा से नीचे हैं। उनके जीवन को स्तर को सुधारने के लिए कृषि और वानिकी अति आवश्यक है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, भारत की जनसंख्या में कुल 48% गरीबी रेखा से नीचे हैं। उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए अति आवश्यक है। उसके बाद फिर कृषि वानिकी की सीमाएं देख लेते हैं। कृषि वानिकी की सीमाएं। लिमिटेशन ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री। लिमिटेशन ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री नंबर 1, फॉरेस्ट्री और फसल जगह, सूर्य प्रकाश, नमी एवं पोषक तत्वों के लिए एक दूसरे के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिनके कारण उपज में कमी आ जाती है। फॉरेस्ट्री मतलब वानिकी और फसल जगह, सूर्य प्रकाश, नमी एवं पोषक तत्वों के लिए एक दूसरे के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिनके कारण उपज में कमी आ जाती है। नंबर 2 देख लेते हैं। वृक्षों की कटाई करते समय फसलों को क्षति पहुंचती है। वृक्षों की कटाई करते समय फसलों को क्षति पहुंचती है। नंबर 3, फॉरेस्ट्री परपोषी पेस्ट की तरह कार्य करते हैं, जो कि कीट बीमारियों को आश्रय देते हैं। फॉरेस्ट्री परपोषी पेस्ट की तरह कार्य करते हैं, जो कि कीट बीमारियों को आश्रय देते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आशा करता हूँ आप लोगों को यह एग्रो फॉरेस्ट्री समझ में आया होगा और मैं नेक्स्ट वीडियो सिल्वीकल्चर का आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए अपने वाणी को हम विराम देते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, इसमें मेरे कुछ शब्दों में जो है अगर कोई त्रुटि या गलती हुई होगी तो क्षमा करिएगा। मेरे प्यारे मित्रों, अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।